हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो अभी हमने चैप्टर ख़त्म किया परमाणु, जो एटम्स नाम का चैप्टर था, उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल में हम लोग कुछ सवाल हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसको आज लगाएंगे। जो हमने फार्मूला इसमें पढ़ा या कुछ फार्मूले थे जिनको हम लोगों ने डिराइव किया, ज़्यादातर जैसे कि वेवलेंथ का जो फार्मूला था वो टोटल एनर्जी का फार्मूला था, वेलोसिटी का फार्मूला था, जो बोर का परमाणु मॉडल था, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल होंगे। तो इस चैप्टर के अलग अलग टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल आज इसमें करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है उसे आप स्वयं लगाइए। एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है आप उसे स्वयं लगाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है वो परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो परीक्षा में संभावना है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो आए। हालांकि हम हर एक फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहला सवाल लेते हैं, जो कि बोर्ड में पूछे हुए सवाल है, ठीक है। जैसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा होती है। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है ना। तो ये बताना है। अब जाहिर सी बात है, इतना हमको पता है कि उसकी जो ऊर्जा है, और हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है, जो हाइड्रोजन परमाणु की टोटल एनर्जी जो होती है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को कराया गया था। जो me⁴ जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर होती है ना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होती है और एन स्क्वायर भी साथ में होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी है, तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है? तो जाहिर सी बात है, आयनन ऊर्जा के लिए n की वैल्यू तो फिक्स है कि n इनफाइनाइट होगा तो आयनन ऊर्जा। लेकिन अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है और हम लोग ले रहे हैं हीलियम परमाणु, तो इसमें जेड वेरिएबल चीज है। हालांकि जेड और एन दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ से बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो E है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर, है ना। जो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? जेड स्क्वायर के, है ना। तो जाहिर सी बात है, हीलियम के लिए यहाँ पे हीलियम और यहाँ पे ई हाइड्रोजन या ई एच कह लीजिए, ई हाइड्रोजन और बटे ई हीलियम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड हाइड्रोजन और बटे जेड हीलियम का स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो है 13.6 है, इसको हमको पता करना है हीलियम की। और हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है और इसके लिए Z बराबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको E हीलियम चाहिए, तो ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 13.6 × 4, 6 चौको 24 और 4 तिहाई 12, 12 2 14 और 4 1 कम 4 1 5, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगी?
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि E प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी me के पावर 4 जेड स्क्वायर आर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे n तो फिक्स है, किसी एक कक्षा की बात हो रही है, आयनिक इस कक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे z वेरिएबल के हीलियम के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, इसलिए उसकी आयनन ऊर्जा अलग होगी, ठीक है। तो ये सवाल रहा, ठीक। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या इसको मिटाने जा रहा, ठीक। ओ अब चलिए इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। हालांकि हमने बहुत सारी चीजें हमने बताया है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो लगा लेंगे। जैसे किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, ठीक। एनवी कक्षा, तो ये सवाल है, इसी तरह का दो सवाल हो सकता है ना। ये सवाल है कि किसी उत्तेजित परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, ये यही प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है ना, इसी की ऊर्जा दिया है ना। तो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, mvr, जो NH/2π होता है, जानते हैं। तो एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, आप जानते हैं। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऐसा आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, तो जेड का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है, तो हो जाएगा -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, है ना। तो उत्तेजित जो ऊर्जा है वो ये किस वर्ग में आती है, जब n बराबर 2 होता है। ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए आता है, जब n बराबर क्या होता है, 2, है ना। तो ये n की वैल्यू हमें पता है पहले से, लेकिन हम n निकालें किस में होती है ये, है ना। तो आप देख लीजिए, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6 3.4, ठीक है ना। इसको काटेंगे, एक अंक 136/34, ठीक है। तो ये लगभग 4 आएगा, यानी n बराबर √4 यानी कि 2। इसे हम लोग जानते भी हैं कि n बराबर 2 होता है, तो ये 2 के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था होती थी। चूंकि हम इससे निकाल लेंगे कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब पूछा है कि nवीं कक्षा में जो कोणीय संवेग होता है वो mvr बराबर NH/2π होता है।
तो कहने का मतलब है कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2 होता है ना। इसकी संकल्पना जो थी नील्स बोर की, हालांकि मेरे एक वीडियो में नील्स के जगह लील्स लिखाया है तो गलत है, ठीक है। हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो वीडियो लोड हो गया, बाद में हमने देखा तो लील्स हो गया। तो चलिए, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये होता है, तो हमें n की वैल्यू पता है ना, 2 है। पाई और h तो कांस्टेंट है, पाई r क्या है? कांस्टेंट है। तो कोणीय संवेग जो है वो जूल सेकेंड उसका होता भी है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो चूंकि बाकी चीज तो कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू 2, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻, ये और 2 पाई की वैल्यू 3.14 जूल सेकेंड। अब इसे कैलकुलेट करने पर जो इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हालांकि इसकी जो वैल्यू होती है h की वो 6.626 करके होती है × 10⁻⁻। तो हम या इसको एक अंक और भी ले सकते हैं, -34। चलिए, अक्सर कैलकुलेशन में इतना ही लिया जाता है। तो इसको आप भाग दे करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 66 है, या 6.63 भी रख सकते हैं। तो काटने पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2.1 × 10⁻13 जूल सेकेंड, इतना कोणीय संवेग होगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या है कि इससे पहले हम n की वैल्यू निकालें कि n बराबर किस में ये होता है। हालांकि हमको याद था कि n बराबर 2 पे ये एनर्जी आती है, मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर की एनर्जी है, यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था की है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ज्यादा वो नहीं है, बशर्ते आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो आप सवाल को हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है सब, जिसको आप आसानी से, लेकिन एक चीज है कि एग्जाम्पल जो है सर, जो किताब के एग्जाम्पल है उसे जरूर लगाइए। अब जैसे हम तीसरा सवाल लगाते हैं, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, यानी बोर या बोहर इसी को कहते हैं, बोर कक्षा की त्रिज्या, प्रथम की त्रिज्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं हम लोग कि जो बोर के एनवी कक्षा की जो त्रिज्या होती है, बोर के एनवी कक्षा की जो त्रिज्या होती है Rn जो है वो प्रोपोर्शनल होती है n² के। आप पीछे केयर करिए, है ना। किसके होती है? जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, जो सेलों की संख्या बताती है, पहली सेल दूसरी सेल, तो वो उसके स्क्वायर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां से प्रथम बोर के दिया है, तीसरा का पूछ रहा है, इस हिसाब से हमको R1 या R3 बटे R1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 3 और पहली चाहिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक n बराबर 3 और एक n बराबर 1,
तो यहाँ से R1 का तो पता है 9/1, तो R3 हमें पता करना, R1 कितना है 0.5 एगेंस्ट्रॉम में है, तो 9/1, तो यानी R3 हो जाएगा 9 गुणे 0.5 एगेस्ट्रॉम, तो 9×5 = 45, 4.5 एगेस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सवाल इस तरह का 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, है ना। अब जैसे एक सवाल है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक R के पदों में लिखे। बहुत आसान सवाल। क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक R के पदों में लिखिए। ठीक है ना, रेडबर्ग नियतांक R के पदों में लिखे। तो जाहिर सी बात है कि बामर श्रेणी के लिए क्या है, बामर श्रेणी के लिए जो सूत्र था, बामर श्रेणी के लिए क्या था, 1/λ। हाइड्रोजन है तो केवल Z1, यहाँ पे 2 होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर। तो बामर श्रेणी के लिए m बराबर क्या था, 2, यानी ऊपर से इलेक्ट्रॉन किस n बराबर 2 वाले स्टेट में आएंगे। ठीक है ना। तो किस रेखा की चाहिए, बामर की द्वितीय रेखा के लिए। तो एक बार ध्यान रखिए कि पहली जो होती है, पहली रेखा जो है वो n=3 से m=2 में आती। तो दूसरी वाली रेखा किससे आएगी, पहली 3 से 2 में आती है, तो दूसरी वाली 4 से m=2 में आएगी। ठीक है ना। आप पीछे पढ़े होंगे कि पहली कहां से आएगी, 3 से 2 में, फिर 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, सारी 2 में ही आएंगी। तो पहली तो 3 से शुरू होगी। ठीक है ना, पहली कहां से शुरू होगी, 3 से, तो दूसरी क्या होगी, 4 से शुरू होगी आना, और तीसरी 5वें स्टेट से आना शुरू होगी। मतलब 5वें स्टेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट में आएगा, है ना। तो ये पहली होगी, पहली के लिए, और ये सेकंड के लिए। तो यहां से आप रखेंगे R के पद में लेना, तो देखो वो तो 2 है ही है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे n=4 है का स्क्वायर, तो 1/λ R 1/4, और ये 16। तो यहाँ से 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 चौक को 16, फिर 1 क्या हो जाएगा, ये 3R/16, या λ 16/3R। ठीक है ना, मीटर में, ये सारी मीटर में आएगी। एक है ये वाला लगाते तो एंगस्ट्रॉम में आती, लेकिन वहाँ उस सूत्र को इस्तेमाल नहीं करते जो हमने बताया था, 1 2 3 7 5 की। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ऑलवेज एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज मीटर में आएगी। ठीक है, तो ये है।
चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। अब अगला सवाल है, अगला है बामर की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य इतना है। बामर की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य 48-60 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए पहला सवाल है रेडबर्ग नियतांक और दूसरा सवाल है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। बामर श्रेणी के प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हमें रेडबर्ग नियतांक चाहिए पहले। तो द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तो हम ये सूत्र जानते हैं बामर श्रेणी के लिए जो सूत्र है 1/लैम्डा r, 2 से शुरू होता है स्क्वायर n स्क्वायर। तो द्वितीय रेखा के लिए n/4 होता है ना। तो ये हो जाए 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और लैम्डा का मान कितना दिया है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में मीटर में बना सकते हैं, है ना। तो इसको जो आप मीटर में चेंज कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू है 48/60 × 10⁻⁻10 और यहाँ से ये 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, एलसीएम आएगा 4 और ये 3, यानी कि 3r/16। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि r अगर हमको चाहिए तो 16 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 × 48/60 × 10⁻⁻10 ऐसा होगा कुछ। अब इसे हल करेंगे तो आपको रेडबर्ग नियतांक का मान मालूम है, वो आराम से वही आएगा 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, यानी मीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो पहले रेखा के लिए n बराबर क्या होना चाहिए 3 होने चाहिए ना, n बराबर 3 होना चाहिए। दूसरी रेखा के लिए n बराबर 4। तो पहली रेखा के लिए तो 1/लैम्डा हो जाएगा r और ये 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 1/लैम्डा r 1/4 1/9। अब द्वितीय रेखा के लिए क्या पूछा है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो r की वैल्यू रख करके यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असल में यहाँ r का कैलकुलेशन रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू λ1 है ना, इसको λ1 मान लेते हैं। और द्वितीय रेखा के लिए अगर हम मान लेते हैं λ2 है,
तो आर के लिए ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर, 1/λ2 आर 1/4 1/16। चाहे तो हम समीकरण 1 मान लें इसको और इसको समीकरण 2 1 2 में भाग दे करके भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं, आसानी से लग जाएगा। नहीं तो पहले ही से निकल जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख के इसको हल करके हम λ1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसे हल करेंगे 1/λ1, तो ये आर इसका लघुत्तम आ जाएगा 9 चौको 36 और 4 9 36 और 9 चौको 36, मतलब ये हो जाएगा 5r/36, है ना, या λ1 बराबर हो जाएगा 36 5r। और यहाँ पे जो हो जाएगा इसको हल करेंगे 1/λ2, देखिए डायरेक्ट भी लग सकता था यहाँ आर की वैल्यू रख करके, ठीक है ना, यहाँ आर की वैल्यू रख करके हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। तो उससे आसानी के लिए यहाँ पे रखिए, तो नीचे ये 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 1, यानी आर भी है साथ में, तो 3r/16 यानी λ2 16/3r। अब यहाँ से λ1/λ2 कर देंगे, तो λ1 है 36/5r, यह 16/3r, r से r कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 36 गुणे 3 और 16 गुणे 5, यही ना। चार चौको 16, 4 9 36 और 9 3 27 और 5 चौको 20। अब यहाँ से हमें λ1 चाहिए, तो λ2 गुणे 27/20, और ये λ2 कितना है, अगर एगस्ट्राम में निकालना चाहते हैं तो एगस्ट्राम में रहने दीजिए इसको, अब मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में बदल दीजिए, लेकिन रहेगा एगस्ट्राम में, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू मीटर में होती है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट उसको मीटर में लिखें, लेकिन यहाँ एगस्ट्राम में दिया है तो आप जाहिर सी बात है एगस्ट्राम में निकालिए, 0 से 0 कट गया। अब इसका गुणा भाग करके यहाँ पे निकाल लीजिएगा, इतना आएगा, ठीक। और डायरेक्ट यहाँ निकालना चाहिए तो यहाँ r का मान मीटर्स पर मीटर में रख करके गुणा भाग करेंगे तो भी वही आएगा ना मीटर में, फिर उसे आप एगस्ट्राम में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो भी नंबर होगा। देखिए न्यूमेरिकल वाला वीडियो वही लोग को समझ में आएगा जो हमारे पीछे वाले वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो आप देख कर आएंगे तभी न्यूमेरिकल वाला वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। जैसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम अवस्था में निम्नतम अवस्था में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? है ना। लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। अब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन जो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूनतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है ना। अवशोषित किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, यानी n की वैल्यू निकालना है। किस ऊर्जा स्तर तक अवशोषित होगा, है ना। अब देखिए, अब किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन उसमें कितनी ऊर्जा है, किस स्तर की ऊर्जा, कहने का मतलब है कि En की वैल्यू क्या होगी। En की वैल्यू अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसमें कितना, और इतनी ऊर्जा तो उसके पास है ऑलरेडी। उसको कितनी मिल गई, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको En की वैल्यू कितना मिल गई, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अब उस ऊर्जा स्तर में जाएगा जिसके लिए ऊर्जा इतनी होती, उस ऊर्जा स्तर में चला जाएगा जिस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। यानी कि En की वैल्यू अब ये हो जाएगी। और किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये होती है। अब यहां से हमें अगर n की वैल्यू चाहिए तो -13.6 En, तो -13.6 इसकी वैल्यू है -0.85।
अब इसमें 2 अंक दशमलव हटाएंगे, 1360 हो जाएगा बटे 85। अब n स्क्वायर से में भाग देंगे, तो भाग देने पे देखिए काटने पे कितना आ रहा, लगभग 16 आना चाहिए, क्योंकि हम अंदाजा कर रहे हैं क्योंकि ये चौथे लेवल की एनर्जी होती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये लगभग 16 आएगा, ताकि उसका वर्गमूल लेना है तो 4 आएगा, यानी कि वो चौथे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। वो किस ऊर्जा स्तर में चला जाएगा? चौथे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है? 0.85। चौथे ऊर्जा स्तर तक वो उत्तेजित होगा, है ना। और होती भी है चौथे की, पहले की 13.6 होती है, दूसरे की होती है 3.-4, फिर होती है 1.51, फिर होती है -0.8.1, चौथे स्तर। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है ना। तो किसी भी ऊर्जा nवीं कक्षा की ऊर्जा ये होती है और इतनी होती है, न्यूनतम में इतना जोड़ देंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएगी ना। तो अब पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु उत्तेजित होता चौथे तक। अब लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो देखिए लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र क्या होता है? लाइमन श्रेणी के लिए आपको लिखा गया है 1/λ/r होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर। तो दूसरी रेखा के लिए जो है n बराबर यहाँ पे 2 होगा लाइमन के लिए, और नहीं, n बराबर 2 होगा पहली के लिए और n बराबर 3 होगा दूसरी के लिए। तो दूसरी रेखा के लिए क्या होगा? के लिए n बराबर क्या होगा? 3। तीसरे में पहले में आएगा भाई, दूसरे से पहले में आएगा तो पहली रेखा, और तीसरे से पहले में आएगा तो दूसरी रेखा, ठीक है। तो यहां से आएगा r, ये 1/1 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 1/λ/r 1 - 9, तो हो जाएगा ये 8r/9, और लैम्डा बराबर होता है 9/8r। हाँ, एक चीज हमने यहाँ बताया था कि आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। हमने बताया था कि 1/r की वैल्यू लगभग 911 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं, 910 भी ले सकते हैं, 912 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लगभग 1/r की वैल्यू ले सकते हैं 912, 8 से कट जाएगा, ये नोटिंग पॉइंट है। पीछे भी आप ले सकते थे, वहां पे आप ट्रिक के लिए आजमा सकते थे, जो आया था λ1 36 था क्या, जो भी था 36.5r करके आया था, 36.5r। तो यहाँ पर भी 1/r की वैल्यू जो है आप ले सकते थे 910 के करीब, ताकि 5 से कट जाए, तो वहां पर भी निकाल सकते थे। देखिए ये चीज भूल गया, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक में। तो आप यहां से भाग दे सकते हैं, 911 की जगह आप 912 लिखेंगे ना, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। तो आप 8 एकम 8, एक आया 11, फिर 8 एकम 8, 3 32 हुआ, 8 चौको 32, तो 9 चौको 36, 3 9 एकम 9, 3 12 के 2, और 9 एकम 9 1 10, इतना एंगस्ट्रॉम आएगा 1026। कितना आएगा? 1026। अगर आर के फॉर्म में निकालना है तब तो वही रहने दीजिए, नहीं तो निकाल लीजिए। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी दूसरी रेखा निकाल लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो बामर के लिए दूसरी कब मिलती है? जब n बराबर 4 होता है। बामर सीढ़ी की दूसरी रेखा के लिए n बराबर 4 होता है तो 1/λ/r, और ये 2 होता है। m का मान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर और ये n का पावर 4 स्क्वायर, 1/4 1/16। इसको हम घटाएं तो 3r/16, लैम्डा बराबर हो जाएगा 16/3r। अब देखिए 9, इसको रखें 1/r की वैल्यू क्या होती है? 3 से कट जाए 912 लेने, 9 10 कटेगा, 911 भी नहीं कटेगा, कट सकता है 900। ऐसा लीजिए 3 त्रिके 9, 11, 912 के लिए 3 त्रिके 9, यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, 3 उठाएंगे तो 304 है ना। 3 चौक को 12 के 2, 304 आएगा। तो यहाँ पे क्या रखिए? 912 रखिए, तो काटेंगे 304 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16 चौक को 64, 6 16 तिया 48, इतना एक स्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सवाल और लगाते हैं, ठीक है। चलिए, आप एग्जाम्पल जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी बुक का आप स्वयं लगाएंगे। लिखा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा, क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा, 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आता है, से निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आता है। 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था 6 से n बराबर 1 में आता है, यानी 6 से 1 में आता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, 2 संक्रमण है तो कह रहा है प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा इतना है। तो प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा कितना है? 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ज्ञात कीजिए, क्या है ज्ञात करने में? प्रथम संक्रमण के बाद परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में आता है उसके लिए n का मान। प्रथम संक्रमण के बाद परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में आता है, उसके लिए n का मान। दूसरा सवाल है द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा। द्वितीय संक्रमण में
उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है? आयनन ऊर्जा जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की। दो लगातार संक्रमण कर रहा है, 6 से पहले में आता है। प्रथम संक्रमण में फोटान की ऊर्जा इतना है ना। ज्ञात कीजिए प्रथम संक्रमण के बाद परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में आता है उसके लिए। कहने का मतलब है कि n बराबर 6 से वो किस में आता है ये निकालना है ना। n बराबर 6 से वो किस में आता है, ठीक है ना। और 6 से ऊर्जा अवस्था 6 से न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आता है। न्यूनतम मैंने किस में आता है, तो प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा मालूम करना है। तो मान लीजिए किसी में आता है, जो हम nवीं कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो nवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो En होती है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जड़। अब n को किसी कक्षा की ऊर्जा है तो कह रहा है कि n बराबर 6 से किसी निम्नतम में आता है। मान लीजिए ये आता है इसमें, तो E बराबर 6 से और En कोई होगा उसमें आता है, तो फोटान की ऊर्जा कितना है? 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्सर्जित करता है। तो पहली बात हम E6 निकाल लें, कितना होगा भाई। इसके दोनों की गैपिंग होती है ना, ये वो है जिसमें वो आता है और ये 6वें से आता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। या आप ऐसा नहीं है न्यूनतम में जोड़ा जाता है तो वो हायर में जाता है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, अवशोषण नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब हम पहले E6 निकाल लें, तो 13.6 n की जगह 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। 13.6 छछा के 36, ठीक है ना। अब 36 से इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? -136 में 36 से भाग देंगे तो आपको लगभग 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना। 3 बार जाएगा 136 में, फिर दशमलव बढ़ा के फिर भाग देंगे, लगभग इतना आएगा। तो अब हमें पता होगा E6, तो ये है 0. माइनस में ही आएगा, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये है कितना 0.37 है ना, और माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा 1.13 बराबर En। En की वैल्यू हमें पता हो जाएगी तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे कि किस में जाएगा, ठीक है ना। तो ये जुड़ जाएगा तो जो भी आएगा तो ये आएगा -1.7310 31 ये 1.13 में जोड़ना है 0.37 7 3 10 4 1 5 -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा En की वैल्यू, ठीक। अब वो कह रहा है कि किस अवस्था में आता है, तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो En की वैल्यू ये इसमें रख दीजिए, तो हमें n² चाहिए, तो यह है -13.6 और En नीचे आएगा -1.50 है ना। माइनस माइनस कट गया, ये 1360 और ये हो जाएगा 150। ये 136 में 15 से भाग दे दीजिए।
लगभग कितना आएगा, 15 9 135, लगभग 9, क्योंकि एक बचेगा, 15 9 135, लगभग 9। है ना, क्योंकि 135 है, लगभग 9 आएगा, एक रेशियो है, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि वो 6 से तीसरे में आएगा, 6 से तीसरे में। अब कह रहा है द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा बताना है। द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा बताना है। तो द्वितीय संक्रमण कब होता है, देखिए पहला संक्रमण होता है 2 से 1 में, और द्वितीय होगा तीसरे से 1 में, है ना। द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा यानी 3 1 कह रहा है, यही ना। पहला संक्रमण 0 पहले से दूसरे से पहले में आएगा, और दूसरा संक्रमण तीसरे से पहले में आएगा, है ना। तो द्वितीय संक्रमण का मतलब है 3 से 1 में, 3 से 1, है ना। तो En की वैल्यू हमें पता है कितनी आई है, तो क्या कह रहा है कि द्वितीय संक्रमण में आता है, तो उसके लिए n की वैल्यू कितना है, हाँ 3 है। तो कहने का मतलब है कि वो 6 से 3 में आता है, तो ये पहला संक्रमण हो गया, ठीक है ना। और 3 से 1 में आएगा तो वो दूसरा संक्रमण आएगा, और उसमें फोटान की ऊर्जा कितनी होगी, यानी En की वैल्यू। तो 1 मिनट, पहले की ऊर्जा हमको पता है, और तीसरे की ऊर्जा कितनी है, जब ये 1.50 आए थी ना, ये तीसरे लेवल की ऊर्जा है। अभी हमने निकाला था ना En मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यानी E3 की वैल्यू हमें पता है। तो यानी अब दूसरा संक्रमण जो है तीसरे से जब भी होगा, दूसरे या पहले में होगा, है ना। हाँ तो चलिए, तो वो कह रहा है कि E3 से E1 में होगा, इसलिए हम द्वितीय संक्रमण को मान रहे हैं कि तीसरे से पहले में होगा, क्योंकि हमें दूसरे की ऊर्जा नहीं पता है, पहले की पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला संक्रमण होता है 6वें से तीसरे में, और द्वितीय होगा तीसरे से पहले में, ठीक है ना। तो और E3 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, तो ये आपको क्या निकलना, फोटान की ऊर्जा, यहाँ पे डेल्टा E लिख सकते हैं हम, फोटान की ऊर्जा, है ना। तो कहने का मतलब ये हमने निकाला है, कितनी है, -1.50, और E है -13.6 डेल्टा E, यानी यही एच न्यू के बारे में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये -1.50 या 1.5 होगा, प्लस 13.6। अब 13.6 में 1.50 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12.1। तो कहने का मतलब है कि प्लस जो होगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा डेल्टा ई, ये 12.1, है ना। फोटान के रूप में जो उत्सर्जित होता है उसी को ई मान लीजिए, या ई बराबर होता है ना
E3 माइनस E1 या इसी को डेल्टा E कह लीजिए। ठीक, तो तृतीय पहला 6 से 3 में होता है, तीसरे लेवल की ऊर्जा ये है, और तीसरे लेवल से पहले लेवल में होगा तो पहले लेवल की ऊर्जा 13.6। ठीक है ना। यानी एक बार में वो छठवां से तीसरे में, तीसरे से पहले में, है ना। तो इस तरह से आता है वो नीचे। ठीक, चलिए, तो इस तरह का थोड़ा सा सवाल है, बिना इससे को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, है ना, तब आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरह का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यानी n बराबर 3 तो ये 3 हो जाएगा ना। चलिए, एक सवाल ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम स्तर की ऊर्जा इतना है, तो पता है क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है ना। और दूसरा है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तीसरा है इसी में सवाल, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है ना। अब देखो, पहला एक द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, पहला सवाल। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात किया, वही गतिज ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की बात है ना, कुल ऊर्जा की बात। ये गतिज ऊर्जा क्या, ये लिख दिया। तो nवीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, nवीं कक्षा में
किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? पहला सवाल है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की, तो दूसरी उत्तेजित अवस्था में बराबर 3 में मिलती है ना। सवाल में यही कहा ना कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, मतलब वही कुल ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है कि n बराबर 3। भाई n बराबर 1 तो कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या होगा? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब हुआ द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक कुल ऊर्जा की बात है, तो यानी E3 हो जाएगा 13.6, 3 का स्क्वायर 13/9, यानी ये लगभग आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा दिया है कि यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, है ना। तो तरंग दैर्ध्य के लिए तो आप चाहे तो इसमें क्या है, देखिए दूसरा सवाल में कह रहा है कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3 से, प्रथम उत्तेजित मतलब n बराबर 2 में, वही जो जिसमें आता है उसको m हमने लिखा है वहां पे, तो ये m बराबर 2 में आता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की, देखिए ये भी आप लगा सकते हैं सवाल, लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 डेल्टा ई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप डेल्टा ई निकाल लीजिए, 3 2 के बीच का क्या है, और इसके बाद इसमें भाग दे दीजिए, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ये है। और नहीं तो फिर ये वाला लगाइए आर, देखिए दूसरे का वर्ग और कहाँ से आ रहा है, तीसरे से, तो 1/λ आर 1/4 ये 9, यानी कि आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 5r/36, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36/5r। अब जानते हैं कि 1/r को 5 से कटने वाला है, तो 36/5 गुणे कम से कम 910 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 910 को आप काट सकते हैं, 5 एकम 5 4 5/40 1 5 दूनी 10 182, यानी कहने का मतलब होगा कि 36 गुणे 182। अब गुणा कर लीजिएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक, आसानी से निकल जाएगा। अब कह रहा है तीसरा बात, क्या कह रहा है कि परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। 9वीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये तो है ही, ये तो हल हमने किया है ना। अब जाहिर सी बात है कि परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना, आयनन ऊर्जा, तो देखिए न्यूनतम अवस्था में उसकी ऊर्जा कितनी होती है, आयनित अवस्था की ऊर्जा क्या होती है, 0, ई इनफाइनाइट क्या होती है, 0, ठीक है ना। तो मतलब है कि और न्यूनतम अवस्था में, मूल अवस्था में ऊर्जा क्या होती है, मूल अवस्था का मतलब होता है E1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मान लीजिए आयनित अवस्था की ऊर्जा है, उसको कुछ नाम रख देते E, है ना। आयनित अवस्था की ऊर्जा को हम कोई नाम देते हैं डेल्टा E है, ठीक। आयनित मतलब आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा मान लेते हैं, आयनन
ऊर्जा। ठीक, ऊपर का सवाल हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में। तो मूल अवस्था किए और आयनन अवस्था किए तो कितनी ऊर्जा इसमें ऐड करें कि वो उसकी ऊर्जा 0 हो जाए। तो आयनित अवस्था में उसको पहुंचाना है ना। आयनित अवस्था की ऊर्जा 0 होती है, तो जाहिर सी बात है E इन्फिनिटी आना है। तो कहने का मतलब होता है कि E1, ये मान लीजिए डेल्टा E, इसका जो गैपिंग होती है, पहुंचाना है, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो इतनी एनर्जी अवशोषित करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो चूंकि इसकी एनर्जी 0 होती है और इसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E, तो इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा E मिलेगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनन ऊर्जा है। ठीक, तो इस सवाल पे और इसके कुछ अपने किताब के सवाल पे, एनसीईआरटी के किताब के सवाल पे और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अनुभव बढ़ेगा, उतना ही फार्मूला बढ़ेगा, याद होगा। ठीक है ना, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो न्यूमेरिकल में अक्सर प्रैक्टिस ही की जाती है, चाहे वो मैथ का हो न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। आप जितना अधिक समझ के प्रैक्टिस करेंगे आपका अनुभव लेवल जो होगा, मानसिक लेवल बढ़ता जाएगा। आप पहली बार में उसको लगाएंगे तो थोड़ा सा कठिन मालूम देगा, जी दूसरी बार तीसरी बार लगा देंगे तो एकदम हलवा की तरह लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला वाला चैप्टर है जो न्यूक्लियस है, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। हालांकि नाभिक के बारे में हम लोग शुरू से चलेंगे और पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा उसको। एक चैप्टर है, 15-20 दिन, ये महीना बचा हुआ, इसमें आराम से उसको पढ़ा जाएगा। फिर एक चैप्टर और बचता है, वो है अर्धचालक डिवाइसेस जो हैं। ट्रांजिस्टर उसी में आएगा, गेट उसी में आएगा, अर्धचालक की युक्तियाँ उसी में आएंगी। वो भी एक बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।